अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों मैं हूं आसिम बुखारी और आप देख रहे हैं सुपीरियर लेक्चर्स। आज जो है हम लोगों ने जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना है वो है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने सेकंड ईयर केमिस्ट्री जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है। सेकंड ईयर केमिस्ट्री का आयोनाइजेशन एनर्जी पहले चैप्टर में जो है ये बड़ा अहम टॉपिक है। इसमें से MCQs भी बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो इसका कंसेप्ट समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि ये हम लोग जो है आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली है क्या चीज़। देखें, आप लोगों ने एटम में से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है। और जब आप उसको इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है, ऐसे तो नहीं आप जाएंगे हाथ डालेंगे एटम के अंदर और इलेक्ट्रॉन के बालों से खींच के बाहर निकाल के आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा बेटा। बल्कि आपने क्या करना होता है, उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी होती है। जब आप बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से हीट देंगे, एनर्जी देंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस एटम में से बाहर निकल आएगा। तो जो आप एनर्जी दे रहे हैं, जो रिक्वायर एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आप दे रहे हैं, तो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो अभी हम लोग इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, फिर हम इसको थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म एन आयन। तो ये क्या है कि आपने क्या करना है, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से जो इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब डेफिनेशन में जो मेन पॉइंट है वो क्या है, एक तो ये है कि एनर्जी आप यहाँ पर देंगे, तो ज़ाहिर सी बात है ये दे रहे हैं तो हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी में एंडोथर्मिक प्रोसेस ही होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि आपने डेफिनेशन में लफ्ज़ यूज़ किया आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो जो एटम है जिसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो अब देखें आप लोग, जैसे सोडियम है, मेटल है ना, ये सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन आपने इसको पहले गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको जब ये गैसियस फॉर्म में आ जाएगी, उस वक्त जब आप इसको हीट देकर इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, उस वक्त जो हीट आप दे रहे हैं, जब ये गैस बन चुकी है और हीट दे रहे हैं आप और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो उसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। यानी आपने यहाँ पर जो है गैसियस स्टेट में सोडियम था, 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपने दी, तो इलेक्ट्रॉन निकल आया, तो इसको आप क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। आई होप कि ये वाली चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब हम लोग जो है, जो मैग्नीशियम है पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 का मेंबर है, इसका देख लेते हैं। मैग्नीशियम की जो है, क्योंकि ये दूसरे ग्रुप का मेंबर है, वैलेंसी 2 शो करता है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होंगी वो 2 होंगी, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो पहले जो है हम इसको गैसियस स्टेट में ले आएंगे। जब ये गैसियस स्टेट में ले आएंगे, इसको हम एनर्जी देंगे और इसमें से इलेक्ट्रॉन पहला जब निकालेंगे, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए प्लस 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। यानी मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ये मैग्नीशियम है, ये मैंने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो की हुई है। न्यूक्लियस है, उसके गिर्द जो है, क्योंकि जी इसका एटॉमिक नंबर कितना 12 होता है, तो पहले में 2, दूसरे में 8 और उसके बाद अगले में 2। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं, ये वाला, तो अब ये निकालना चाह रहे हैं, तो इसको जब आपने निकालना है तो एनर्जी देंगे। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आप यहाँ पर इसको एनर्जी दे क्यों रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू ही हमेशा क्यों होती है। तो देखें, याद रखें, जब 2 चीज़ों की आपस में पहले से क्या हो, अट्रैक्शन हो, जब 2 चीज़ों की पहले से अट्रैक्शन हो, उस अट्रैक्शन को आपने जब तोड़ना है तो उसके लिए एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो जब 2 चीज़ें आपस में अगर अट्रैक्शन पहले से ना हो, वो अट्रैक्शन कर रही हों, उस वक्त उनकी एनर्जी रिलीज होती है। तो अब देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि ये पहले से इनकी जो आपस में अट्रैक्शन है उसको आपने तोड़ना है। जब ये तोड़ेंगे, जब ये अट्रैक्शन टूटेगी, तभी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकलेगा। तो इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आप क्या करते हैं, बाहर से एनर्जी देते हैं और इस एनर्जी को आप आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं।
तो अब जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको एनर्जी दी गई है मैग्नीशियम को, वो 738 किलो जूल पर मोल है। अब जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ज़ाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, एटम के ऊपर जो है वो पूरे के पूरे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसकी रीज़न क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन थे, 12 प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन 11 बच गया और प्रोटॉन 12, तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो है ये वाले जो प्रोटॉन हैं इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि अब उनकी इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो गई है, कम हो गई है। पहले उसने 12 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ था, अब एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, अब पीछे 11 को उसको काबू करना है। तो ज़ाहिर सी बात है अब इसने 11 को कम इलेक्ट्रॉन को काबू करना है, तो अब ये क्या करेगा, अच्छे तरीके से उनको काबू करेगा। अब उनमें से किसी इलेक्ट्रॉन को ज़रूरत नहीं है कि वो आसानी से बाहर निकल सके, तो इसलिए अब ये जो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, यानी अब न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन इसके ऊपर ज़्यादा होगी कि पहले ही मैं एक नुकसान कर चुका हूँ, अब दूसरा नुकसान जो है ये नहीं करना चाहता। तो इसलिए जो पॉजिटिव बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जब एनर्जी देनी पड़ेगी वो तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए याद रखें कि दूसरी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा पहली से बहुत ज़्यादा होती है। तो अब देखें जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप इसमें से निकालेंगे तो उसके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो कितनी है, 1451 किलो जूल पर मोल। ये इससे पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से इसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर इसी तरह से आपने जब दूसरा भी निकाल लिया तो तीसरा इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है पहली, दूसरी और तीसरी की आयोनाइजेशन एनर्जी का जो फ़र्क है ये हमें वैलेंसी के बारे में भी बताता है। आपने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा होगा, ये एंट्री टेस्ट के लिए बहुत अहम MCQs है कि देखें अब अगर यहाँ पर इन दोनों का फ़र्क तो है, यानी ये हमेशा ज़्यादा होगी, ये उससे कम होगी, और अब दूसरी और तीसरी का हम फ़र्क देखें ये तो बहुत ज़्यादा है। अगर पहली और दूसरी का फ़र्क ज़्यादा ना हो, ठीक है, तो फिर उसकी वैलेंसी 2 होगी। अगर दूसरी और तीसरी का फ़र्क बहुत ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब है कि तीसरा इलेक्ट्रॉन तो निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए वो तीसरा निकलेगा ही नहीं, तो इसलिए जो उसकी वैलेंसी होगी वो 2 होगी। इसी तरह अगर किसी की पहली, दूसरी और तीसरी का फ़र्क ज़्यादा नहीं है, चौथी जो आयोनाइजेशन एनर्जी उसका फ़र्क ज़्यादा है, इसका मतलब है उसकी वैलेंसी जो है वो 3 है। अच्छा, तो ये चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास जो है पहली और दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसका फ़र्क अब ज़्यादा, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये जो है 738 और ये देखें 1451, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब ये वैलेंसी शो कर सकता है। लेकिन दूसरी और तीसरी का फ़र्क यहाँ अगर 2100 तक आ जाता फिर तो हम कहते हैं कि तीसरा भी निकल सकता है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है, यानी 7732 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इस वजह से हम लोग इसको क्या कहेंगे कि इस फ़र्क की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 होगी। अब जानते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 ही होती है क्योंकि वह दूसरे ग्रुप का मेंबर है। अच्छा, अब हम लोग जो है आ जाते हैं इसके ट्रेंड की तरफ मूव करते हैं। तो ट्रेंड क्या है कि अगर आप ग्रुप में जाएँ, यानी ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। और इसके बाद पीरियड में आप जाएं तो इंक्रीज होती है लेफ़्ट टू राइट। अब जो है ये लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज हो रही है, ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रही है। ये पॉइंट आपने समझना है, इसका क्या रीज़न है। अच्छा, अब जो है हमारे पास के जो आपके पास ग्रुप के अंदर है, जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, आपको पता है, ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस जो है ऊपर से नीचे क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। जो आपके पास एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ जो है वो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा तो ज़ाहिर सी बात है ऊपर से नीचे ये क्यों इंक्रीज़ होता है एटॉमिक साइज़, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स में इजाफा हो रहा है, यानी ये भी बढ़ रही हैं, एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद जो है शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा होता है। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। अगर शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है तो फिर जो है
न्यूक्लियस के लिए, जो आपके पास न्यूक्लियस है उसके लिए मुश्किल नहीं हो जाता कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको वो काबू कर सके। अब न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो इस पर कम हो जाती है। वो कम क्यों हो जाती है? क्योंकि अब साइज़ बढ़ गया है। अब खुद देखें यहाँ पर जो है, मैं इधर बना लेता हूँ, अब इसका जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से काबू कर लेगा, जबकि इसका जो है इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से काबू नहीं कर सकेगा क्योंकि साइज़ बढ़ गया है। दोबारा रिपीट करता हूँ, जब यहाँ पर आप देखें ये वाला जो न्यूक्लियस है ये अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से काबू करेगा, साइज़ छोटा है। ये जो है आपके पास है, ये वाला जो न्यूक्लियस है ये अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से काबू नहीं कर सकेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन साइज़ बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन दूर हो गया आउटर मोस्ट। तो जब इलेक्ट्रॉन दूर है तो इसको निकालना आसान नहीं हो जाएगा। जब इसको निकालना आसान हो जाएगा तो हमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी, ये निकल आएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हमें कम देनी पड़ेगी ना, तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ऊपर से नीचे कम होती है। मैं दोबारा ये वाली चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आपके पास क्या होता है, ऊपर से नीचे, ये मैं 2 बना रहा हूँ, ये देख लें। अच्छा, इसी तरह से ये देखें, अब यहाँ से जो है न्यूक्लियस की फोर्स, इस पर न्यूक्लियर चार्ज अच्छे तरीके से लग रहा है। अब यहाँ पर अगर इसको बाहर निकालना है तो आपको एनर्जी काफ़ी सारी अमाउंट में देनी पड़ेगी क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है, ये न्यूक्लियस के करीब है, न्यूक्लियस ने इसको पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो है ये क्या हो गया है, थोड़ा सा दूर हो गया है, साइज़ बढ़ गया है। अब इसको न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस पर इतनी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से नहीं पहुँच रही। अब थोड़ी सी आप एनर्जी देंगे तो ये जो है बाहर निकल आएगा, तो इसलिए अब थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसका मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, डिक्रीज होती है। क्या रीज़न थी? रीज़न ये थी, ये डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, यानी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, यानी उनमें शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट यानी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस पर कम पहुँच रही है। तो उसके बाद जो है न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस की इसके ऊपर अट्रैक्शन कम हो रही है ना, इसी वजह से इसको निकालना आसान है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो आप ये लिखेंगे ऊपर से नीचे ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या है, उसको रोक नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन आसानी से वहाँ से निकल सकता है। पीरियड के अंदर हम लोग आ जाते हैं कि पीरियड के अंदर हम लोग ने बात की थी इंक्रीज फ्राम लेफ़्ट टू राइट, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेफ़्ट टू राइट बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? इसके सिंपल वही रीज़न है, ये वाले रीज़न उलट कर लें तो वही इसके रीज़न बन जाएंगे। कैसे? एटॉमिक साइज जो है लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आपको पता है एटॉमिक साइज कम हो रहा है, पिछले लेक्चर में देख लें, मैंने समझाया है क्यों डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा नहीं हो रहा, यानी नंबर ऑफ शेल जो है वो क्या रहेंगे, सेम एज इट इज रहेंगे, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे। अच्छा, अब जो है उसके बाद हम लोग आ जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। जैसे जैसे आप मूव करते हैं साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर बड़ा होता है ना। जैसे मैंने उस दिन भी एग्जांपल दी थी, लिथियम है और बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, देखें हाइड्रोजन और हीलियम। अब हीलियम की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। क्यों है? क्योंकि हीलियम का जो शेल है उसमें 2 ही होते हैं, एक ही शेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरा उसका डुप्लेट कंप्लीट है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, वो स्टेबल है इस वजह से। अच्छा, हम लोग फिर ये दूसरा पीरियड जो है, ये दूसरा पीरियड हम शुरू करेंगे। पहले लिथियम आता है, मीरियम और बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब इसमें आप देखें, आपको जिग जैग थोड़ा सा नज़र आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? लिथियम जो है, अब आप, मैंने बात की थी लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, ये लेफ़्ट टू राइट है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन बढ़ेगी। अब देखें लिथियम फिर इसकी उससे ज़्यादा है। अच्छा, फिर जो है यहाँ पर बोरॉन की ज़्यादा होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर बोरॉन क्या कर रहा है, बोरॉन की थोड़ी सी कम है। ये एक्सेप्शनल केस आ रहा है। अब क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके जो इसका दूसरा शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल है, यानी ये स्टेबल है।
तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन, इसका जो S है 2s, यानी इसको 2s2, ये आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी होगी। इसका 2s2 जो है वो मुकम्मल है। अब क्योंकि ये वाला सब शेल स्टेबल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो इस वजह से ये क्या शो करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़्यादा होती है। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास इसके कितने हैं, 4 है, 1s2 2s2। अच्छा, इसके आगे वाला जो है ब्रोन, इसके हैं 5, 1s2 2s2, उसके बाद 2p1। अब देखें किस में से, किस सब शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। देखें इसका तो कंप्लीट नहीं है, ये सब शेल कंप्लीट है ना, तो कंप्लीट जो शेल होता है, सब शेल होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। और ये जो इसका आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है, ये किस में है, पी में है, और ये जो है कंप्लीट नहीं है, ना ये कंप्लीट है ना हाफ फील्ड है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट। तो इस वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये निकालना मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसको कम देनी पड़ेगी, एक निकल आएगा। सेम केस यही आगे फिर चलते हैं हम लोग, फिर कार्बन आता है, इसके बाद कार्बन की बढ़ेगी, फिर नाइट्रोजन जो है ये आ जाता है, उसके बाद जो है ये आप देखें नाइट्रोजन आएगा, देन ऑक्सीजन जो है इसकी नाइट्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर ग्राफ में उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है, यानी इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है। हालांकि ट्रेंड में तो ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये भी एक्सेप्शन है। अब ये एक्सेप्शन क्यों आ रही है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है तो बहुत आसानी से ये एक्सेप्शन समझ सकेंगे। नाइट्रोजन है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3। अब देखें जो फुल फील्ड ऑर्बिटल सब शेल होती हैं, फुल फील्ड और हाफ फील्ड, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, स्टेबल। तो अब यहाँ पर P जो है, इसका नाइट्रोजन का आखिरी इलेक्ट्रॉन P में आ रही है, तो क्या ये हाफ फील्ड है या नहीं है, P में 6 आ सकते हैं, तो ये हाफ फील्ड है। इस वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन अब निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है, जबकि ऑक्सीजन में 8 हैं। अब देखें ऑक्सीजन के P4 है, ये ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। इस वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो आ जाती है नाइट्रोजन की निस्बत। तो ये मैंने एक्सेप्शंस भी आपको क्लियर करवा दी, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर इसको मैं आपको सारे का सारा लेक्चर 1 मिनट के लिए सारा समराइज़ भी करवा देता हूँ, तो इसके बाद जो है आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले लें और अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं, याद करें। तो बेटा आज हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा है। ये क्या होती है कि वो एनर्जी को जो कि हमें किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर होती है। अब इसमें देखें कि हमारे पास हमने इसके ट्रेंड पढ़े, ग्रुप के अंदर क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, और रीज़न क्या होता है, क्योंकि साइज़ उसका बड़ा होता है, न्यूक्लियर फोर्स उस पर कम पड़ी होती है, इस वजह से वो जो है आसानी से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। पीरियड वाइज क्या हो रही होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है, क्योंकि साइज़ कम हो रहा होता है और उसमें से फिर न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसमें थोड़ी सी एक्सेप्शंस भी हैं, वो एक्सेप्शंस मैंने ग्राफ में अंदर आपको बता दी कि एक्सेप्शन क्या होती हैं, कि जहाँ पर ये वाला जो एक्सेप्शन शो कर रहा है, कौन सा कर रहा है, जैसे नाइट्रोजन की जो है वो कम होनी चाहिए, ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन की ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कम है, क्योंकि इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी स्टेबल है, लेकिन इसकी स्टेबल नहीं है। इसकी स्टेबल क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन के आखिरी जो P है उसमें हाफ फील्ड है, P उसका हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है बजाय इसके। तो ये आपके पास ऑक्सीजन जो है इसके हाफ फील्ड नहीं है, इस वजह से इसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो ये आज का लेक्चर था आयोनाइजेशन एनर्जी। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसको जो है जल्द इंशाल्लाह अपलोड कर दिया जाएगा। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।